पहला लेक्चर आपने देखा उसमें फिजिकल क्वांटिटीज पे हमने बात करी। हमने जाना फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड हैं और बेस भी उन्हें हम कह सकते हैं और फंडामेंटल भी हैं। और क्या साथ में बात करी हमने, डायमेंशनल एनालिसिस की बात करी। और जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम थे, जैसे एसआई है या सीजीएस है, तो अगर कोई क्वांटिटी एसआई में मुझे दे रखी है जैसे प्रेशर, तो इसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने बोला डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, जैसे प्रेशर की बात करें, तो यदि उसका फॉर्मूला है F/A, जहाँ पे फोर्स है F और एरिया है A, तो अगर इसके फॉर्मूला को और तोड़ते जाएं, तोड़ने का मतलब कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये और किस पे डिपेंड कर रही है? मैंने बोला फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मैंने बोला एरिया होता है L²। M फंडामेंटल है, A को तोड़ा जा सकता है, तो A बराबर हो जाएगा, A बराबर अगर लिखें तो डेल्टा V/T। डायमेंशनल एनालिसिस में हम मैग्नीट्यूड नहीं देखते, हम उसमें ये देखते हैं कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट क्या होगी। अब जैसे ये वेलोसिटी है, अब ये डेल्टा हो, चाहे ये एवरेज हो, चाहे ये इंस्टेंटेनियस हो, हम इसे L/T के फॉर्म में ही लिखेंगे। क्यों L/T के फॉर्म में लिखेंगे? क्योंकि वेलोसिटी एक प्रकार की स्पीड है और स्पीड है L/T, लेंथ/टाइम, कितना पर यूनिट लेंथ कवर किया इन अ गिवन टाइम। तो ये सारी बातें हमने पहले लेक्चर में पढ़ी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं, यूनिट्स के बारे में आप जानते हैं, और जो अभी मैंने डायमेंशनल एनालिसिस की बात करी उसके बारे में भी आपने पहले लेक्चर में देखा होगा। अब बात यह है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने दो रूप में कैटेगराइज किया था, डिराइव्ड और बेस। बेस वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल हैं, उन्हें किसी और पर निर्धारित नहीं होना पड़ता, उन्हें और किसी पर इंडिपेंडेंट नहीं होना पड़ता अपने आप की व्याख्या करने के लिए। जैसे मास, जैसे लेंथ, जैसे टाइम, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपस में भी इंटरलिंक नहीं है और ये मूल आधार है और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे डिराइव्ड की अगर बात करें, डिराइव्ड वही है जो मैंने अभी बताया कि जो इन पर डिपेंड करें, जैसे एरिया, ठीक है, जैसे प्रेशर। ये सब मजाक चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। अब बात यह है कि जो पहला लेक्चर है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज की बात की गई, उसी की कंटिन्यूएशन में आज का टॉपिक है वेक्टर्स। उसी की कंटिन्यूएशन में, यदि आपने पहला लेक्चर ना देखा हो या आपको कुछ भी ना पता हो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको वेक्टर समझने में होगी। हमने अब बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, उनको दो भागों में हमने कैटेगराइज किया, फंडामेंटल में और किस में किया, डिराइव्ड में। अब हमें ये देखना है कि और भी कोई तरीका है जिसके बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटीज को और फर्दर कैटेगराइज कर पाए और उनके खंड खंड कर सके। दुनिया वालों को खंड करना अच्छा लगता है, उन्हें तोड़ना अच्छा लगता है, उन्हें कुछ भी दिखता है फिजिक्स में भी, उन्हें कुछ भी दिखता है मैथ्स में भी, उन्हें तोड़ना अच्छा लगता है। वो खैर ऑफ द टॉपिक बातें हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। आज उसी की कंटिन्यूएशन में ये हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जिनका जो मैग्नीट्यूड है, वो जो वैल्यू है, निर्धारित वैल्यू, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में। जैसे मैं बात करूं मास की, मैंने बोला 50 किलो मास,
50 किलो का क्या मतलब है, ये उसका मैग्नीट्यूड है 50 किलो। एक यूनिट मैंने तय स्पेसिफाई कर दी थी 1 किलो मास के लिए, तो 50 इंटू 1 किलो क्या हो गया 50 किलो। तो ये डिस्क्रिप्शन हमें मास के बारे में पता चल रही, 50 किलो मास। इतना जानना काफी है कि किसी बॉडी का मास 50 किलो है, 50 किलो मास है, 70 किलो मास, 20 किलो। ये जो मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी नहीं, मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास की मैंने बात करी। और एक है लेंथ, मैंने बोला 2 किलोमीटर, तो ये तय वैल्यू है, ये अपने आप में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि 2 किलोमीटर लेंथ। उससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें कोई रोड दी रखी है अगर, और हमें बता दिया 2 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है, बात खत्म। लेंथ की हमने बात करी, हमें उसकी एक तय वैल्यू मिली, मैग्नीट्यूड मिला मोर प्रिसाइसली। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में, ये जो डिस्क्रिप्शन है मैग्नीट्यूड की, ये काफी है अपनी यूनिट के साथ, ठीक है। और यही जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में बात करने के लिए हमें बस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला 50 किलो, और क्या है मेरे पास 20 किलो। मुझे ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है, तो मैं कर दूंगा 50 + 20 70 किलो। मैंने बोला 2 किलोमीटर की लेंथ और 3 किलोमीटर की लेंथ मुझे जोड़ना है, तो मैं बोल दूंगा 5 किलोमीटर की लेंथ। ये बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस है, मतलब कि बेसिक मैथ्स है, जिससे हम इन्हें प्लस या माइनस कर सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को। तो बात ये निकल के आई कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास, जैसे लेंथ, ये क्या है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपके पास ऐसी दो चीजें हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटीज की, तो आप सिंपल प्लस या माइनस से उनका जो अरिथमेटिक फंक्शन है वो निकाल सकते हो। अगर आपको प्लस करना है तो सीधा 50 + 20 आपने किया 70 किलो, यहाँ पे भी आपने प्लस किया लेंथ को, तो 2 + 3 5 किलोमीटर। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम स्केलर बोलते हैं। क्लास 9th में आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ये जो चैप्टर है आज का, ये वेक्टर के ऊपर बेस है पूरा का पूरा। इसमें हम यही जानेंगे कि वेक्टर का एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, तमाम सारी बातें। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो क्यूरीज हैं आज तक, जो भी अगर आपकी क्यूरियोसिटी रही है इस फील्ड में, तो वो क्लियर होती जाएंगी आज के इस लेक्चर में। बात समझ में क्या आई कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हमें दे दिया और उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं सिंपल मैथ से, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो आज की पहली जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, और यदि कोई नोट्स ले रहा है तो वो भी लिख सकता है, वो स्केलर के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन कि दोज quantities which gives complete description about itself through the means of given magnitude.
ठीक है। एग्जाम्पल अगर चाहिए तो एग्जाम्पल ले लें, मास, लेंथ, टाइम और भी तमाम सारी ETC लिख दीजिए। तो those quantities which gives complete description about itself through the means of given magnitude are called scalars। quantity मतलब सीधी सी बात ये कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का, तो ये उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। स्केलर की बात समझ में आ गई, नोट भी कर लिया होगा। तो अब ट्रेन आगे बढ़ती है वेक्टर्स पे। अब देखो, जब स्केलर्स की हमने बात करी, हमने देखा मैग्नीट्यूड प्रधान, मतलब मैग्नीट्यूड अगर है तो हम उसके बारे में, उस एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन भी गिवन होना चाहिए उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी नहीं कहेंगे आप, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड कहेंगे। अगर डायरेक्शन ना दिया हो तो वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन बेस्ड स्पीड, किसी एक डायरेक्शन में स्पीड। तो 5 मीटर पर सेकेंड जब आप कहेंगे वो स्पीड कहलाएगी, वो वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। आपको अगर इसे वेलोसिटी कहना है, आप इसमें आगे लिख देंगे कोई भी एक डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में लगने वाली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, जिन्हें हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात समझ में आई कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड अगर गिवन है तो वहीं बात खत्म हो जाती है। 50 किलो मास दिया है आपको, ठीक है, बात खत्म हुई, हमें और ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए उसकी। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे वेलोसिटी, जिनका डायरेक्शन देना जरूरी होता है, तभी आप उनके बारे में कंप्लीटली बात कर पाएंगे। और एक एग्जांपल ले लें, और किसका एग्जांपल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले लें। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। जैसे 5 मीटर, तो किस डायरेक्शन में 5 मीटर, तो मैं बोल दूंगा साउथ में। 2 मीटर, किस डायरेक्शन में 2 मीटर, मैं बोल दूंगा वेस्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से मेन मुद्दा शुरू होता है। अगर आप 11th के लेवल का पढ़ रहे हैं अगर फिजिक्स में, तो वो जो मूल आधार है इस चैप्टर का, वो यहां से शुरू होगा। अब इस बात को समझना ध्यान से। 50 किलो स्केलर क्वांटिटी, मुझे ऐड करना है इसमें 20 किलो, मैं ऐड कर सकता हूँ 70 किलो। ये बात हो गई स्केलर की, सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स में क्या है, जैसे डायरेक्शन भी चाहिए हमें वेक्टर्स में, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए वेक्टर्स में। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें, किसका एग्जांपल लें, वेलोसिटी का एग्जांपल लें। तो जैसे मैं बोलता हूं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, ये एक वेलोसिटी है। फिर 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट में, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर, उसकी अलग अलग हमारे पास वैल्यू है। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट में। इन्हें ऐड करना है आपको। क्या आप सीधे ऐड कर सकते हैं 5 + 2 7? नहीं भैया, जब आपका डायरेक्शन अलग है
तो ये बिल्कुल अलग है, अस्तित्व में बिल्कुल अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं है आपस में। यहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही थी स्केलर क्वांटिटी में, इसलिए आपने सीधे इसे प्लस कर दिया, बात खत्म हुई, 70 किलो मास आ गया आपके पास। लेकिन यहाँ बात हो रही वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? एक डायरेक्शन बेस्ड मैग्नीट्यूड रखने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ बात हो रही है वेलोसिटी की 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, फिर 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। तो क्या आप इसे सीधा प्लस कर सकते हैं? 5 + 2 7? नहीं कर सकते आप, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये बिल्कुल अलग है, इससे कोई लिंक नहीं है इसका। ये 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, ये इस ओर है, ये इस ओर है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है एडिशन में। तो ये तो विडंबना हो गई। 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी रहती है। अगर अपने को स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो 5 + 2 7, खत्म हो गई बात। लेकिन ये वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी, इनमें डायरेक्शन को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, या कोई भी डायरेक्शन, कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ। अब सर कैसे करें इसको प्लस, कैसे करें? यहाँ तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो सीधा जो आपका वो है बेसिक अर्थमेटिक है वो काम में नहीं आएगा। बेसिक अर्थमेटिक मतलब बेसिक प्लस माइनस, वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी देखना है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल लॉ है, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको समझना ध्यान से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पढ़ेंगे ही, उसके पैरेलल में एक छोटी सी बात जान लो कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें पता है कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो जैसे मैंने वेलोसिटी ली, मैं उसे एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लेंथ होगी एरो की, ये मैग्नीट्यूड बताएगी वेलोसिटी का। और ये जो एरो है, यहाँ पे ये ईस्ट में है, तो ये जो एरो है ये डायरेक्शन बताएगा उस वेक्टर का। ठीक है, ये छोटी सी बात जान लें। साथ में अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को आपको लिखना है इक्वेशंस में, तो जैसे वेलोसिटी, तो उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो मेन मुद्दा है हमारा, उस पर वापस आते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में थे। अलग अलग डायरेक्शन में हैं अगर, तो ये बिल्कुल ही अलग अलग दो चीजें हैं, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। और हमें इनको ऐड अगर करना है, वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसको ऐड करना है, तो जो डायरेक्शन है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे ऐड नहीं कर पा रहे थे, अब कैसे ऐड करें? तो उसके लिए हमारे पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं है, मतलब दो अगर वेक्टर्स हैं उन्हें ऐड करना है, तो हम ट्रायंगल की मदद से उन्हें ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसे एक एग्जांपल से समझना। एक सिलेंडर ले लें, एक सिलेंडर अगर ले लें विद स्पेसिफिक विड्थ और एक हाइट, एक तय हाइट और चौड़ाई के साथ एक सिलेंडर ले दी। ठीक है, पाइप का नाम पाइप कह दें, रॉड का नाम रॉड कह दें। इसके अंदर यदि एक बॉल, यदि एक बॉल है, तो इसको अगर मैंने कुछ वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। ये तो पढ़ा होगा आपने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
मुझे रिकॉल करवाते हुए भी शर्म आ रही है। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी आपने ना पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा। खैर वो बात अलग है। हम बात कर रहे थे सिलेंडर की। ये बॉल, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दी ईस्ट डायरेक्शन में, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी दी। जैसे ही पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा ड्यू टू द वेलोसिटी गिवन 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने ये जो पाइप है इसको परपेंडिकुलर में एक वेलोसिटी दे दी। कुछ नहीं है इसका मतलब इसको उछाल दिया ऐसे। ये जो पाइप है इसको ऐसा सोचना, इसको उछाल दिया। पहले बॉल थी मेरे पास इसके अंदर, पाइप के अंदर, उसको 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके, फिर उसको उछाला परपेंडिकुलर, मतलब एकदम सीधा नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट में ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, फिर नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्थ में इसको भी मैंने वेलोसिटी दी, किसको, सिलेंडर को। 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि एक डायरेक्शन ईस्ट है तो दूसरा नॉर्थ है। तो जो नेट वेलोसिटी है वो बताओ। एनवी जो है, एनवी बोले नेट वेलोसिटी बॉल की, वो क्या है। तो देखो बात ये सही है तुम्हारी कि ये दो वेलोसिटी इस पे लगी, तो एडिशन ही होगा दोनों का नेट निकालने के लिए। 3 + 4 ही होगा। पहले 3 मीटर की वेलोसिटी, फिर 4 मीटर। वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन है। स्पीड क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि डायरेक्शन हम इसमें कंसीडर करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। तो इन्हें, बात तो तुम्हारी सही है अगर तुम बोलो कि इनको दोनों को प्लस कर दो नेट वेलोसिटी आ जाएगी, पर क्या इतना आसान है प्लस करना? नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नहीं है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने बोला इसको प्लस करने के लिए ट्राइंगल का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो कैसे करते हैं आप वो समझते हैं। फिर से रिकॉल करो, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अगले ही पल, जैसे ही ये बी पॉइंट पे पहुंचा, अगले ही पल 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पाइप को नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे सोचना, पाइप है मेरे पास, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मैंने इसको लुढ़का के, जो अंदर बॉल रखी है इसको लुढ़का के ये किसी पे एक पॉइंट बी तक पहुंच गया। फिर उसके अगले ही पल मैंने इस पाइप को उछाला, तो कुछ बॉल यहां चली होगी ऐसे। ये सब विजुअलाइजेशन का खेल है। ठीक है, तो ये जो बॉल है ये कुछ डायरेक्शन यहाँ चला होगा, फिर अगले ही पल मैंने ऐसे उचकाया पाइप को तो ये कुछ डायरेक्शन वहां चला होगा, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया होगा। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन यहाँ होगा? क्यों यहाँ होगा भाई, थोड़ा सा यहाँ चला फिर उचका दिया तो ऊपर भी गया होगा, तो नेट क्या होगा, इन दोनों का प्लस क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर डायरेक्शन में होगा। और फिजिक्स की भाषा में इसको रिजल्टेंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, विजुअलाइज कर लिया तो हमने एक सोच लिया, एक रिजल्टेंट जो होगा वो थोड़े ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अब दो चीजें हमें चाहिए, वेक्टर को वेक्टर से प्लस किया तो आंसर भी वेक्टर आना चाहिए, ये भी एक वेक्टर होगा। नेमिंग कर दें अगर, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो सी वेक्टर जो होगा वो भी एक वेक्टर ही तो होगा, क्योंकि ए प्लस बी जो दो वेक्टर हैं उनको प्लस करके सी वेक्टर आया। ठीक है, तो इस सी वेक्टर के पास क्या दो चीजें होनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन, और क्या होना चाहिए, और एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए सी वेक्टर के पास। तो मैग्नीट्यूड
और क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने इस ओर देख लिया, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए ना, वो अभी हम जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस करेंगे उसको अभी समझते जाएंगे। तो कैसे निकालोगे, इसकी जो लेंथ होगी वही मैग्नीट्यूड होगा सी वेक्टर का। जो रिजल्टेंट सी वेक्टर आया वो एक वेक्टर अगर है तो उसका एक डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा। तो इसकी जो है लेंथ वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल, ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है जो कि इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ पे जो कि इसका मैग्नीट्यूड है किसका, बी वेक्टर का। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इस थर्ड साइड की वैल्यू हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। जरा लगाएं पाइथागोरस यहाँ पे। अब पाइथागोरस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ले लें 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी ले लें 3, 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 25, ठीक है, एच स्क्वायर। तो एच क्या आ गया 5, अंडर रूट 25 5 है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया। और डायरेक्शन इस ओर में है क्या, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर एकदम डायरेक्ट तुम्हें चाहिए तो ये जो एंगल है जितना ज्यादा ये टिल्टेड होगा ऊपर इससे बेस से उतना उसका डायरेक्शन होगा। भाई सीधी सी बात है, ये ईस्ट है, अगर ये हाथ ईस्ट है अगर, तो जितना ये साइड ऊपर होगी जितना ये बीच का एंगल होगा उसी पे तो टिका होगा ना कि जो इसका डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ होगा कि ईस्ट होगा कि क्या होगा। अगर ये पूरा 90 डिग्री हो गया तो मतलब नॉर्थ है ये वाला हाथ, अगर थोड़ा सा यहाँ है तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट है, बिल्कुल ही नहीं है तो ईस्ट है। तो इस एंगल से हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, tan अल्फा करके, ठीक है। अभी इसका प्रूफ जब देंगे तब वो समझ में आएगा। तो समझ में आया, दो वेलोसिटीज थी हमारे पास, दो वेक्टर क्वांटिटीज थी हमारे पास। दिक्कत ये थी कि एडिशन कैसे करें क्योंकि डायरेक्शन भी आ गया आड़े। तो मैंने बोला ट्राइंगल यूज कर लो, ट्राइंगल के फॉर्म में दोनों वेक्टर्स को लिख लो, दोनों वेक्टर्स को बना लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड आ गया जो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये तो हमें चाहिए था ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। 5 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड आ गया। हमने बोला डायरेक्शन इस ओर होगा, प्रिसाइज डायरेक्शन तुम्हें चाहिए तो अल्फा एंगल निकाल लो, ठीक। समझ में ये आया कि अगर दो भी वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स की बात हो रही है, 3 वेक्टर्स नहीं, उसके लिए हम फिर कंपोनेंट सिस्टम यूज करते हैं, वो आगे आगे चल के इसमें कवर होता रहेगा। तो दो वेक्टर्स हमारे पास थे, उनको हमने ऐड कर लिया ट्राइंगल की मदद से, ठीक है। तो एक लॉ हमारे पास इससे निर्मित हुई। अब उस लॉ का स्टेटमेंट सुन लो, इसको रफ अगर कर दें, समझ में तो आ गई होगी बात। अगर दो वेक्टर्स हैं तो उन्हें ऐड हमने कर लिया ट्राइंगल की मदद से। तो इससे ही हमने एक लॉ निकाली। क्या लॉ निकाली कि इफ टू वेक्टर्स आर टू बी एडेड place the second vector with its tail coinciding with the head of other। समझ में आएगा क्या लिखा है। ठीक है, तो if two vectors are to be added, place the second vector with its
टेल कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ द अदर। क्या बोला मैंने, जैसे एक वेक्टर है, वही अभी जो बॉल एक्सपेरिमेंट में हमने एग्जांपल देखा, जैसे एक वेक्टर है, ये बोल दो इसे ए वेक्टर, तो इसे किसी और एक वेक्टर के साथ तुम्हें ऐड करना है, तो दूसरा वेक्टर है बी, तो क्या करो, इसकी जो टेल है, ये जो पीछे का पार्ट है इसे टेल बोलते हैं, ये जो एरो है ये हेड है, वो लेंथ मैंने बता ही दिया, मैग्नीट्यूड, तो इसकी जो टेल है वो इसके हेड के साथ जोड़ दें, और फिर ट्राइंगल को कंप्लीट कर दें। लेकिन 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 ट्राइंगल को कंप्लीट करने से ये जो साइड होगी ना, ये रिजल्टेंट वाली साइड, जो ऐड करके जो वेक्टर आया, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर ही होगा, वेक्टर माइनस वेक्टर भी वेक्टर होगा, तो वेक्टर वेक्टर को प्लस करके वेक्टर आया। हमने बोल दिया ये जो तीसरी साइड है, इसमें आगे लिखेंगे अभी, या लिखने की जरूरत नहीं है, देखो डेफिनेशन तुम्हें मिल जाएगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी, तुम्हें एचसी वर्मा में मिल जाएगी, लेकिन फील लेना जरूरी है। इसको आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना 11th-12th में, आपकी नैया पार नहीं हो पाएगी, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, यही ड्रास्टिक चेंज होता है। 10th से 11th में जाते हैं, ये ड्रास्टिक चेंज होता है। अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी 10th तक, ये होता है, वो होता है, ये फॉर्मूला है, ये हाइट है, ये इसका ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। अब आपको विजुअलाइज करना है, आपको एनालिसिस करना है, टू बी मोर प्रिसाइज, आपको ये देखना है कि कैसे यहाँ पे चीजें काम कर रही हैं। तो ठीक है, हमने बोला ये जो थर्ड साइड है ये रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमने माना ये ऊपर की ओर होगा, और जो इसकी लेंथ होगी वो ही इसका वो होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कैसे करोगे इसको, कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड और वो, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने लिखा है if two vectors are to be added, place the second vector with its tail coinciding with the head of other। तो इसमें आगे लिख देंगे कि जो रिजल्टेंट जो साइड है, या जो हाइपोटेनियस आप जिसको बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल में, वो बताएगी कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, ठीक है, बी वेक्टर की तरफ, और उसकी जो लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। क्या ये लॉ तभी यूज कर सकते हैं क्या जब 90 डिग्री के एंगल बना रहे हो दोनों वेक्टर्स? भाई अभी जो बॉल एक्सपेरिमेंट हमने किया छोटा सा, उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर तभी सी वेक्टर दे पा रहे थे जब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। उसमें पाइथा कहाँ लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में, मतलब ये एंगल 90 था, है ना। लेकिन अगर ये दो वेक्टर्स किसी और एंगल पे होते, मान लो 60 पे होते, तो मान लो 30 पे होते, 45 पे होते, किसी और वैल्यू पे होते, 90 पे ना होके किसी और वैल्यू पे होते, तो कैसे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम? कैसे लगाओगे, कैसे निकालोगे रिजल्टेंट सी? भाई मैंने बोला कि जो दो वेक्टर्स थे ए और बी, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे थे। कैसे हमने पता किया 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे थे? अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, जब भी एंगल पता करना हो दो वेक्टर्स के बीच में, तो टेल से टेल इनकी जोड़ देना। दो वेक्टर्स अगर हैं ए और बी, तो इनकी टेल से टेल जोड़ देना, जो इनके बीच का छोटा वाला एंगल होगा थीटा, वो होगा इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो बॉल वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री था। क्या था बॉल वाला एक्सपेरिमेंट? एक यहाँ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की, एक यहाँ 4 मीटर पर सेकंड की,
पहले बॉल को लुढ़काया, फिर पाइप को उचकाया, तो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, फिर 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो वो जो हाइपोटेनियस होगा वो रिजल्टेंट सी होगा, जो क्या आया था 5 मीटर पर सेकंड। इनके बीच का एंगल कैसे पता किया? ये देखो, तुम बोलोगे यहाँ पे टेल तो जुड़ी नहीं, टेल से हेड जुड़ा है दोनों का। तो देखो यहाँ इसको और एक्सटेंड कर दो, इस वाले ए वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, इसका टेल से टेल जुड़ गया, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल था। भाई परपेंडिकुलर उचकाया, नॉर्थ डायरेक्शन में उचकाया, तो 90 डिग्री होगा एंगल। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितने डिग्री का एंगल? तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर एंगल है, ये देखो, इसको देखो, 90 डिग्री अगर एंगल है, तो ये पूरा क्या होगा? ये एंगल भी अगर प्लस कर दें तो पूरा क्या होगा? 180। तो लीनियर पेयर से हम कह देंगे कि ये भी 90। तो ये 90 डिग्री का एंगल था, तो हमारा काम यहाँ पे आसान हो गया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। मैं तुमसे कहता हूं कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना होके कोई और डिग्री का एंगल था, जैसे 30 मान लें, या चलो 60 मान लें। उसी बॉल एक्सपेरिमेंट में जिसमें यहाँ कुछ मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, कितने? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी ईस्ट में, और ये परपेंडिकुलर था बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर था। अब ये परपेंडिकुलर ना होके सिक्सटी डिग्री के एंगल के बीच में है। बाहर क्यों लिया 60 डिग्री का एंगल? क्योंकि हमें हमेशा टेल के बीच का एंगल देखना होता है। यहाँ पे हेड और टेल जुड़ी थी, तो इसको एक्सटेंड कर दिया, अब तो टेल से टेल जुड़े, तो 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सी वेक्टर होगा। ठीक है, ये 3 मीटर पर सेकंड वेक्टर था ना, तो ये कितना का था? 4 मीटर पर सेकंड। अब सवाल क्या आता है? अब सवाल ये आता है, यहाँ तो 60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री नहीं है, कैसे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम? कैसे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे? उसके लिए क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे थोड़ी सी। ट्राइंगल बना ले पहले, ए बी सी। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस नहीं लगा सकते। मैंने बोला ओके, कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी। ये जो सी पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर बाहर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये परपेंडिकुलर हमने इस पर डाल दिया 90 डिग्री का। अरे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा ना। तो एक चीज आपने और पढ़ी थी, बीपीटी जब सॉल्व करते थे ना 10th क्लास में, थेल्स थ्योरम, बीपीटी जब सॉल्व करते थे, उसमें हमने एक चीज क्या पढ़ी थी कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जो ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रायंगल होगा, उसका जो परपेंडिकुलर हाइट जो हमें होगी गिवन, वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगी। तो ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है? लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल 180 होने चाहिए, एक 60 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 120। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा वाला, तो हाँ ये 90 से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो मतलब इसका परपेंडिकुलर हाइट बाहर होगा। वही हमने किया, सी पॉइंट से एक बाहर की ओर, एक परपेंडिकुलर हमने गिरा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखना, जैसे मान लो एक पॉइंट डी है, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखना, अलग से बना लें अगर, ट्रायंगल ए डी सी को देखना, ट्रायंगल ए डी सी को देखना। ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी को देखना, तो इसमें है परपेंडिकुलर, इसमें है 90 डिग्री का एंगल, इसमें है, तो 90 डिग्री का एंगल अगर है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे?
मार्कर बदल लें। देखो ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं सी वेक्टर का। पूरा ट्रायंगल देखो ना, ये एडीसी जो ट्रायंगल है इसमें भी सी वेक्टर आ रहा है, और ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो जो ओरिजिनल ट्रायंगल है इसमें भी सी वेक्टर आ रहा है। बात समझ रहे? तो दोनों में सी वेक्टर अगर है और एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिया है तो क्यों ना उसे यूज करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका वो निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें सी वेक्टर का। ठीक है, लेकिन हमें बीडी लेंथ चाहिए और हमें सीडी चाहिए। हमें पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं ना ए डी सी, ए बी तक की वैल्यू हमें 3 दी रखी है, 3 मीटर पर सेकंड मतलब मैग्नीट्यूड है। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? अभी तो हमने अज्यूम किया है कि इसका डायरेक्शन इस ओर होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट कितना होगा वो अल्फा एंगल पे डिपेंड करेगा, उस पे अभी बाद में आएंगे। पहले मैग्नीट्यूड की चर्चा करें। तो ए बी लेंथ है 3 मीटर पर सेकंड, ये है 4 मीटर पर सेकंड, ये हमें दिया था। हमने नया ट्रायंगल बना लिया परपेंडिकुलर घेर के बाहर ट्रायंगल के, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ए डी सी ट्रायंगल बना। अब पूरा एडी चाहिए हमें, हमारे पास पूरा एडी नहीं है, हमारे पास ए बी लेंथ है 3 मीटर पर सेकंड, बीडी नहीं है, तो बीडी चाहिए और ये सीडी चाहिए, सीडी भी नहीं है अपने पास, कैसे निकालेंगे इसको? अगर मैं बोल दूं 4, भाई ये बीसी जो वेक्टर है, बीसी जो वेक्टर है ये 4 मीटर पर सेकंड का वेक्टर है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी। इसको मैं अगर बोल दूं 4 साइन 60, अरे क्या बोल दिया सर, 4 साइन 60 लेंथ में कैसे ले आए तुम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे ले आए साइन 60 लेंथ में? बहुत पागल हो गया ये टकला। अब अभी पता चलेगा, ठीक है? अभी जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स निकालेंगे ना वेक्टर्स के, उसमें पता चलेगा ये 4 साइन 60 हमने लेंथ में क्यों लिया, ठीक है? तो बीडी क्या हो जाएगा 4 कॉस 60। अभी के लिए मान लो कि ये जो वेक्टर है ना बीसी वेक्टर है, बीसी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे 4 cos 60, जो एंगल यहाँ पे है 60, वर्टिकल में लिखेंगे 4 sin 60। ऐसा क्यों हुआ अभी आगे पता चलेगा, ठीक है? तो ये पूरी लेंथ अपने पास आ गई, ए से बी तक और बी से डी तक। तो पूरी लेंथ को अपन प्लस कर सकते हैं 3 + 4 cos 60 या 4 sin 60, ये लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है? तो इसको अलग बना ले, अगर इसको यहाँ पे बना देते हैं, है ना? यूनिट अगर ना लिखें तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड से काम है ना अपने को, अभी तो सिंपल मैथ्स यूज कर रहे हैं अपन, या हिंदी में बोले तो और अच्छा लगता है गणित और भौतिकी का मेल, तो वही फिजिक्स और मैथ्स का मेल, है ना? देखो कहानी समझ में आ गई होगी। पूरा ट्रायंगल लिया, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। अब AC वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। कैसे निकालेंगे वो देखना। AC जो है, AC का स्क्वायर जो है वो होगा AD का स्क्वायर प्लस
CD का स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो AC का स्क्वायर बराबर AD क्या है, इसमें AD क्या है, 3 + 4 cos 60, इतना 3 इतना 4 cos 60। 4 cos 60 क्यों, 4 sin 60 क्यों, अभी बता देंगे। 4 cos 60 इसका स्क्वायर प्लस CD क्या है, 4 sin 60। क्या है 4 sin 60, क्यों आया, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, अभी पता चल जाएगा जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 sin 60। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को खोलें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, cos 60 का स्क्वायर, cos 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 sin 60, तो sin 60 होता है √3/2, है ना। इसी का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्क्वायर खोलें और फर्दर इसको स्क्वायर को खोलें तो 16 1/4 प्लस 16 क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 9 में 4 तो 13। ठीक है, 13 + 12 5 25, तो ये 25 आ गया AC स्क्वायर। तो AC क्या होगा, AC हो जाएगा 5। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि √25 इज 5। AC आ गया 5। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया सर। हमारे पास ओरिजिनली जो एंगल था दोनों वेक्टर्स के बीच में वो 90 डिग्री नहीं था, वो परपेंडिकुलर नहीं था, हमारे पास 60 डिग्री दे रखा था। पूछा अब कैसे निकालोगे, जो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है वो तो ये कह रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लो, उससे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर डायरेक्शन भी निकाल लेना अल्फा एंगल से, इसके बाद डायरेक्शन निकालेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते थे बस, वो भी पाइथागोरस थ्योरम भी कहाँ यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था ये, ABC जो ओरिजिनल ट्राइंगल था, ये राइट एंगल कहाँ था, ये तो यहाँ का एंगल 120 बता रहा था ना, समझ रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने पढ़ा था क्लास 10th में, अगर पढ़ी हो सही से तो उसमें हमने पढ़ा था BPT थ्योरम में कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट है, वो ट्राइंगल से बाहर बनता है हमेशा। ठीक है, तो उससे हमने एक कंस्ट्रक्शन करी छोटी सी, बाहर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, फिर वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख दिया। 4 cos 60 4 sin 60 क्यों आया, कैसा आया, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया ADC, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल था, उसमें पाइथागोरस लगाई तो C का मैग्नीट्यूड आ गया। किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, है ना। अभी मैग्नीट्यूड आया, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैंने बोला ये डायरेक्शन की जो बात है वो अल्फा एंगल पे डिपेंड करेगी। अल्फा एंगल पे क्यों डिपेंड करेगी, अल्फा एंगल पे इसलिए डिपेंड करेगी क्योंकि जैसे ये जो ईस्ट का डायरेक्शन है, जैसे ये हाथ मेरा, ये ईस्ट का डायरेक्शन है, तो अगर कोई लेंथ है, कोई वेक्टर है, वो इससे कितना ऊपर उठा, वो इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। ये अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कम रह गया, मान लो 45 डिग्री है तो नॉर्थ ईस्ट इसको बोल देना, यदि बिल्कुल ही नहीं है तो ईस्ट में है। तो ये बात इस अल्फा एंगल पे डिपेंड करेगी। कैसे, इसका tan अल्फा अगर निकाल लें, वैसे तो तुम इसका साइन अल्फा
इसका कॉस अल्फा, और क्या निकाल सकते हो इसका टेन अल्फा, फिर इनके उल्टे भी निकाल सकते हो कोसेक अल्फा, सेक अल्फा, कॉट अल्फा, इनसे भी निकाल सकते हो कंपेयर करके कि ये अल्फा एंगल कितने डिग्री का है। लेकिन टेन अल्फा ज़्यादा सही है क्योंकि अपने पास सी डी तो था ही और ए डी भी था, तो टेन अल्फा लगा सकते हैं हम। अब तो तुम्हारे पास तीनों साइड है ना, देखो ना, ए डी है, सी डी है, ए सी है, तो कोई भी लगा लो। लेकिन टेन अल्फा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि आसान रहता है, क्योंकि पहले से ही ये थे सी डी और ए डी, 4sin60 और 3+4cos60। ठीक है, तो अब हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया, क्या आया था 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो नोटेशन है इसका मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन में बोला अल्फा एंगल पे डिपेंड करेगा, तो टेन अल्फा लगा दें इसमें। टेन अल्फा क्या, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या, 4 sin60 बटे बेस क्या है 3+4cos60, तो बटे 3+4cos60। इसको कैलकुलेट करो, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, उससे कंपेयर करना अल्फा क्या है। ठीक है, या कर ही देते हैं इसको, चलो हम ही कर देते हैं इसको। तो sin60 क्या है, sin60 क्या है, √3/2, 4 × √3/2 अपॉन में 3+4cos60, 4cos60 क्या है 1/2 है ना, तो 4 1/2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो 2√3 प्लस यहाँ 1 बचा, 3 + 1 तो 4, तो 2 1 2, 2 2 4, √3/2 कुछ वैल्यू इसकी आ रही है टेन अल्फा की। ठीक है, और जाके और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली अल्फा क्या है। ठीक है, अभी तक के लिए अभी 10 से निकले हो, क्योंकि एकदम 10 से निकले हो ना अभी, तो अभी 90 तक पढ़ा होगा, 10 90 तक, उससे आगे नहीं पढ़ा होगा, तो बाद में ही समझ में आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ोगे अभी। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं ये 4sin60 और ये 4cos60 कैसे आया। इसके बाद एक और लॉ है इसका एडिशन का। अगर तुम्हें ट्राइंगल समझ में नहीं आया, ट्राइंगल में मजा नहीं आया, तो एक पैरेललोग्राम लॉ भी, पैरेललोग्राम से भी हम वो निकाल सकते हैं, जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये समझ में नहीं आया था ना 4sin60 क्या है, 4cos60 क्या है, इसको आप समझते हैं। ठीक है, जो वहां लिखा था 4sin60 4cos60 वो कैसे आया वो समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा होगा, 9th में पहली बार पढ़ा था। एक्स वाई एक्सिस पढ़े होंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया। अब फैंसी नाम इसके और हैं, एक्स को बोल दिया एब्सिसा और वाई को बोल दिया ऑर्डिनेट, हम एक्स और वाई एक्सिस ही बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि कोई भी अगर वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये ए वेक्टर, ये फोर्स भी हो सकता है, फोर्स भी एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन भी लगा अप्लाई करते हो ना फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स,
तो पुश में कि पुल में वो तो बताना पड़ेगा ना। जैसे कुछ भी है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये टॉर्क भी हो सकता है। तो कोई भी अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्स और वाई के मेल से बना हुआ? यहाँ पे क्रांति होगी। यहाँ क्रांति इसलिए होगी क्योंकि आप कैसे कह सकते हो एक्स और वाई में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। वो ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझो। कोई एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, मच्छर है, कोई मच्छर है छोटा सा, इसको फोर्स लगाई मैंने, पुश पुश फोर्स मैंने इसको लगाई यहाँ ऐसे तिरछे में मैंने इसे उठाया, ना सीधे को एकदम उठाया, ना एकदम ईस्ट में उठाया, ना एकदम वेस्ट में उठाया, ना एकदम साउथ में उठाया, मैंने इसे तिरछे में उठाया ऐसे ऐसे। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है जैसे, इसको ऐसे उठाया ऐसे। तो ये जो मैंने इसे उठाया, फोर्स अप्लाई करी ए वेक्टर, इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ होगा, कुछ कंपोनेंट यहाँ होगा वाई में। क्यों होगा? क्योंकि जब मैंने इसे उठाया ऐसे तिरछे में उठाया, तो कुछ ये आगे बढ़ा होगा, कुछ ये आगे बढ़ा होगा, कुछ इसकी हाइट में डिफरेंस आया होगा, इसकी हाइट थोड़ी इसने गेन करी होगी, मैंने ऊपर उठाया क्योंकि, कुछ ये आगे भी बढ़ा होगा, तो कुछ इसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका ये एक्स अगर है और ये वाई एक्सिस है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन इसका इसमें है, कुछ वाई में है। मतलब कि जब फोर्स अप्लाई हमने करी ए वेक्टर फोर्स इसे उठाने में, तो कुछ यहाँ पे फोर्स एक्स एक्सिस में, कुछ यहाँ पे फोर्स वाई एक्सिस में। बात समझना। जैसे एक और ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन की फोर्स, तो भैया कुछ न्यूटन फोर्स एक्स में, क्यों? क्योंकि कुछ इसका ये आगे बढ़ा होगा, तो कुछ फोर्स वाई में, क्यों वाई में? क्योंकि कुछ हाइट इसने गेन की होगी, मैंने इसको ऊपर उठाया क्योंकि, तो हाइट तो गेन की होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई करो, तो कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ क्रिया एक्स में होगी, कुछ क्रिया वाई में होगी। मैंने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कुछ न्यूटन फोर्स भैया एक्स में, कुछ न्यूटन फोर्स भैया वाई में, तभी तो ऐसे तिरछे उठ पाया ना। कुछ इसका डिस्टेंस चेंज हुआ होगा, कुछ इसने हाइट गेन की होगी, समझ रहे? तो ये होते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स। इनको कैसे निकालते हैं अब वो समझेंगे इसमें। यहाँ पे ये बात हुई थी, कुछ यहाँ हुआ होगा डिस्टेंस चेंज, कुछ हाइट चेंज हुई होगी। तो हमें ये निकालना है कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन इसका है इस पूरे वेक्टर में और कितना इसका है। चलो फोर्स बोल देते हैं यार, ये फोर्स है जैसे, तो इस फोर्स में कितना कंट्रीब्यूशन इसके डिस्टेंस का चेंज हुआ, कितना इसकी हाइट चेंज हुई, वो हम देखते हैं। ओ माने ओरिजिन, हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। कैसे? ये जो टिप है ना इसकी वेक्टर की, चलो फोर्स ही मान लेते हैं। तुम वेक्टर वेक्टर मैं बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज हो रहे हो, इसको फोर्स ही मान लेते हैं। चलो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, तो परपेंडिकुलर अपन गिराएं अगर, ये आ गया एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ये थीटा बना रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल ऊपर नहीं है। अगर बिल्कुल ऊपर होता ना, एकदम वाई एक्सिस में होता, बिल्कुल इसकी हाइट ही चेंज हो रही होती, सारा फोर्स ऊपर ही लगता होता, फिर एक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीधा सीधा उठ रहा है भाई। अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सीधा उठाऊं तो क्या इसका यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? हाइट ही तो गेन हो रही है ना। लेकिन मैं इसको तिरछे में उठा रहा हूँ अगर, तो कुछ इसका डिस्टेंस चेंज हुआ, कुछ इसने हाइट गेन करी, उन्हीं को हम एक्स और वाई कंपोनेंट बोल देते हैं। जितना यहाँ पे चेंज हुआ उसको एक्स कंपोनेंट बोल दिया, जो फोर्स अप्लाई की थी मैंने उसको उठाने में, उसका एक्स कंपोनेंट कुछ यहाँ होगा, कुछ वाई कंपोनेंट यहाँ होगा। मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन
इसका होगा x का इस पूरे फोर्स को बनाने में, कुछ कंट्रीब्यूशन y का होगा इस पूरे फोर्स को बनाने में। ठीक है, ये बात हमने करी। तो हमने परपेंडिकुलर गिराया। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली कितना। आप बोल तो रहे हो कि इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कितना, तो वो हम निकालेंगे यहाँ पे। ये थीटा एंगल है एक्स एक्सिस से। तो इसको जब आप डिफाइन करोगे ना, इसको जब आप डिफाइन करोगे ना कि यहाँ एक्स एक्सिस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, या फिजिक्स की भाषा में कितना एक्स कंपोनेंट होगा, तो इसको हम बोल देते हैं वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल नहीं देख रहे तुम, ये पूरा एक ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल नहीं देख रहे तुम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। मैंने बोला एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ये होगा, थीटा होगा, वाई से भी दे सकता है, लेकिन अभी हमने एक्स से मान लिया कि कुछ एंगल थीटा है। तो मुझे ये चाहिए, एक्स कंपोनेंट ये चाहिए मुझे, नेमिंग कर दें अगर ओ ए बी, तो मुझे ओ ए चाहिए। ओ ए कैसे निकालेंगे? ओ ए इस हिसाब से देखें तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो है परपेंडिकुलर और उसके साथ चिपका हुआ बेस। तो मुझे बेस की बात हो रही है, कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस प्रधान। तो इसलिए हम यहाँ यूज कर देंगे एफ का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये इतना कंट्रीब्यूशन एक्स में, एक्स कंपोनेंट का है। ये तो समझ गए थे ना तुम शुरुआत में लेक्चर के। कोई अगर वेक्टर एफ है, ऐसे उसको लिखा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, है ना? तो वही जो इसका वो है मैग्नीट्यूड है, वो हमने यहाँ लिखा और इसका मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा से। कॉस थीटा से क्यों किया? क्योंकि हमें बेस चाहिए था। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये बेस है, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको डिफाइन ऐसे किया गया कि जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इनटू इसका ये जो होगा थीटा, इसका कॉस थीटा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक, एक्स कंपोनेंट निकाल दिया। मैंने बोला कि तिरछे में इसको उठा रहा था, ऑब्जेक्ट को तिरछे में उठा रहा था, तो कुछ डिस्टेंस चेंज हुआ होगा, मतलब एक्स एक्सिस में चेंज हुआ होगा, कुछ वाई एक्सिस में चेंज हुआ होगा। तो एक्स में कितना चेंज हुआ वो हमने निकाल लिया, एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें वाई चाहिए। वाई में भी चाहिए ना, हाइट कितना चेंज हुआ, कितने मैग्नीट्यूड से। मतलब ये अगर नेट फोर्स है तो कुछ फोर्स यहाँ पे भी यूज हुई होगी, कुछ फोर्स यहाँ भी यूज हुई होगी, दोनों का सम इस पूरी एक फोर्स को देगा। ठीक है, ओ ए बी सी इसको मान लें। तो ज्योमेट्री से दे सकते हो, ज्योमेट्री से देख सकते हो, या क्या बोलते हो तुम लोग, सिमेट्री से देख सकते हो। ओ सी बराबर ओ बी है, तो इसी ट्राइंगल का हम यूज कर सकते हैं। ओ सी बराबर ओ, ये है ए बी, ओ सी बराबर ए बी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर चाहिए। तो क्या मैं एफ मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, प्रधान क्या, परपेंडिकुलर। तो एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी वेक्टर है ये कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा हमें, अभी यूनिट वेक्टर्स भी हम अच्छे से समझ लेंगे। अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि जो एफ नेट है, जो मैग्नीट्यूड इसका है पूरे इसका फोर्स का, जो हमने ऑब्जेक्ट को खींचने में लगाई, तो कुछ कंट्रीब्यूशन इसका होगा एक्स का, कुछ एक्स में लगी होगी फोर्स क्योंकि इसका डिस्टेंस भी चेंज हुआ, कुछ वाई में लगी होगी क्योंकि हाइट भी बदली इसकी, जाहिर सी बात है। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं कि कितना। आप बोल तो रहे हो कि एक्स कंपोनेंट में कुछ हुआ, वाई कंपोनेंट में कुछ फोर्स हुई, तो कितना हुई वो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा हमने निकाल दिया। ये ए बी ओ सी के बराबर है, तो ये भी एफ साइन थीटा।
रटना मत, इसको फील लेना, इसको विजुअलाइज करना। तो पूरी दुनिया रट के घूम रही है कि एफ कॉस थीटा होगा एक्स कंपोनेंट और एफ साइन थीटा होगा वाई कंपोनेंट। ये रटना नहीं है। अब रटना रटना अगर है तो रट भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो पूछेगा नहीं इसका, वो जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो डेरिवेशन वगैरह होती हैं इतनी प्रिसाइजली नहीं पूछते हैं। हाँ रट भी सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो अच्छी बात। ठीक है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट हमें समझ में आ गया कि कोई अगर वेक्टर यहाँ लगा तो कुछ यहाँ लगा होगा, कुछ यहाँ लगा होगा। फिर से इसको एग्जांपल से समझो। ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सीधा नहीं ले गया मैं इसको तिरछा ले गया फोर्स लगा के, मैं इसको टेढ़ा ले गया, ऐसे ऐसे टेढ़ा ले गया। तो कुछ फोर्स यहाँ भी लगा होगा, यहाँ पे सीधे एकदम, तभी तो इसका ये भी चेंज हो रही पोजीशन। तो कुछ फोर्स ऊपर भी लगा होगा, तभी तो इसकी हाइट चेंज हो रही। तो एग्जैक्टली कितना यहाँ लगा होगा और कितना यहाँ लगा होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और इसी को बोलते हैं रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें समझना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और यहीं कहीं समझ लो, अभी कनेक्ट होती जाएंगी सारी चीजें। यूनिट वेक्टर और समझ लो। यूनिट वेक्टर और समझ लेना। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है, स्केलर से समझते हैं क्योंकि स्केलर से समझने में आसानी होती है। तो स्केलर मैंने अगर ले लिया, फेवरेट एग्जांपल अपना 50 किलो मास। हमने ऐसा यूनिट डिफाइन करी थी 1 kg मास के लिए। तो 50 किलो को क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 50 × 1 kg। 50 किलो को ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 50 × 1 किलो, क्योंकि हमारे पास जो डिफाइंड यूनिट है, एक यूनिट का मतलब ही होता है एक मैग्नीट्यूड। वो जो एक यूनिट है वो है 1 kg। तो इंटू उसको 50 बार अगर कर दे, 50 बार या तो 1 kg 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 जोड़ते 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 हमको 50 किलो मिला। या हम इसको बोल दें कि 1 किलो में 50 गुना, 50 गुना ऑफ 1 किलो, ये हो जाएगा 50 किलो। ऐसे लिखते हैं। मतलब हमें ये समझ में आया कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है एन यू, जहाँ यू यूनिट है और एन नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, या तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स एक यूनिट ही जो नेट यूनिट होगी वो कहलाएगी। जैसे अभी हमने बोला ना 50 किलो, तो भाई यूनिट तो 1 किलो थी, उसका 50 गुना, वही तो कहलाएगा 50 किलो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर की तुम उसमें डेफिनेशन देखोगे, अगर ये डीसी पांडे में और तमाम सारी जो बुक्स हैं तुम्हारी, उसमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन दे देगा कि ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड उसका एक हो और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन के साथ उसका डायरेक्शन हो सकता है। ऐसे मत समझो इसको, इसको ऐसे समझो जैसे अभी फिजिकल क्वांटिटी का हमने एग्जांपल लिया। जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये थोड़ी स्पेशल है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं लिखता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये एक वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको अगर एक यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड, एक यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमेशा एक ही होती है। किसी को भी ले लो, केजी को ले लो तो 1 kg बोलेगा, है ना। टाइम ले लो तो 1 सेकेंड नहीं बोलेगा, स्पीड ले लो तो 1 मीटर पर सेकेंड ही बोलेगा। तो ये एक यूनिट थी 1 मीटर पर सेकेंड,
उसका 5 टाइम्स ही तो हुआ 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में भाई। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये वेलोसिटी हमें दे रखी। वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो 1 मीटर पर सेकेंड यूनिट वैल्यू थी उसकी, 1 मीटर पर सेकेंड, उसका 5 टाइम्स अगर कर दें, 1 मीटर पर सेकेंड यूनिट वैल्यू है, तो उसका 5 टाइम अगर कर दें, 5 गुना उसका कर दें, तो ही तो वो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में या नॉर्थ में कहीं भी आप उसे वेलोसिटी बोल सकते हो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझ लो, 1 मीटर पर सेकेंड है अगर, 1 मीटर पर सेकेंड, तो उसको 5 बार प्लस करते जाओ। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, इसको 5 बार प्लस करते हुए क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का 5 गुना, वही तो कहलाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो इससे 2 बातें हमें समझ में आई। क्या 2 बातें समझ में आई वो देखो, इसी का एग्जांपल अगर लें, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ वेक्टर है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो है ना, मेजर तो कर सकते हो ना उसको। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। हम जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इस वेलोसिटी की तो वो 5 मीटर पर सेकेंड कहलाएगा, और जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको ऐसे लिखा 5 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, वो तो ठीक है, बात ठीक है तुम्हारी। लेकिन ये जो 1 मीटर पर सेकेंड है, इसके मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो 5 मीटर पर सेकेंड से मतलब है ना, जो नेट वेलोसिटी है। यही 1 मीटर पर सेकेंड तो 5 बार प्लस होके या 5 गुना करके अपने आप को 5 मीटर पर सेकेंड बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में। तो इसके मैग्नीट्यूड से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका काम तो इतना था कि ये एक हमें तय यूनिट बता दे, एक फिक्स्ड वैल्यू बता दे, जिससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वही तो इसका डायरेक्शन होगा, ये बात तो है। 5 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ये जो यूनिट वैल्यू है, जो फिक्स तय वैल्यू है, इसके मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही होगा ना। इसका 5 गुना करके हमें 5 मीटर पर सेकेंड से हमें एक वेलोसिटी मिली। तो 5 मीटर पर सेकेंड ही तो मैग्नीट्यूड है जिसकी हमें ज़रूरत है, पर इसका डायरेक्शन हमें चाहिए सर, इसका डायरेक्शन हमें चाहिए। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, जो यूनिट वैल्यू का जो डायरेक्शन होगा, वही तो इसका डायरेक्शन होगा। और इसको अच्छे से समझो, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, एक ये वेक्टर है, वेक्टर को ऐसे एरो के फॉर्म में हम बताते हैं, है ना, अभी शुरुआत में बताया था। तो बहुत सारे 1 मीटर पर सेकेंड, यूनिट वैल्यू का मतलब ही होता है एक वैल्यू, बहुत सारे 1 मीटर पर सेकेंड मिलके बहुत सारे मतलब 5 1 मीटर पर सेकेंड ऐड होते 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 5 मीटर पर सेकेंड बनाते। हमें मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकेंड से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नेट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम। तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, नेट क्या होगा, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन तो वही होगा ना जो यूनिट वैल्यू का डायरेक्शन होगा, मतलब जो इसका डायरेक्शन होगा वही तो इसका भी डायरेक्शन होगा, समझे। 1 मीटर पर सेकेंड जो यूनिट वैल्यू है, इसका जो डायरेक्शन होगा वही तो 5 मीटर पर सेकेंड का डायरेक्शन होगा। यही 1 मीटर पर सेकेंड तो 5 बार अपने आप को प्लस करते करते 5 मीटर पर सेकेंड बना, पर इसका जो डायरेक्शन है वही तो बताएगा इसका डायरेक्शन क्या है, समझ रहे। ये होता है यूनिट वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जो यूनिट वैल्यू है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, जहां ये हमने देखा, लेकिन
उसके मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है जो नेट मैग्नीट्यूड होगा जब प्लस होके जितनी भी बार वो प्लस हो रहा है उसके बाद, जैसे यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड से हमें उसका कोई मतलब नहीं, 1 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड है उसका, लेकिन उसका डायरेक्शन से तो हमें मतलब है, क्योंकि जो इसका यूनिट वैल्यू का डायरेक्शन होगा वही तो पूरे का डायरेक्शन होगा। ये होता है यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वैल्यू जो होती है ना इनकी, जैसे फोर्स को बोलते हैं 5 न्यूटन, तो 5 टाइम्स 1 न्यूटन, ये यूनिट वैल्यू है 1 न्यूटन, यूनिट वैल्यू है 1 न्यूटन, पर इसका जो डायरेक्शन होगा वही तो 5 न्यूटन के फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये होता है यूनिट वेक्टर, कुछ नहीं है, मतलब जो उसकी यूनिट वैल्यू है किसी भी एक वेक्टर की, वो डायरेक्शन बताने का हमें काम करती है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी गुना हमें दिए रखी, जैसे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो वो 5 इंटू 1 मीटर पर सेकंड होगा। 1 मीटर पर सेकंड क्या है उसकी यूनिट वैल्यू। तो ये बात हमने समझी। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा। वापस आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। एफ कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है, वी आर बताया। वाई कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा, हमने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। क्या किया लोगों ने ये किया कि एक्स डायरेक्शन में ना एक यूनिट वेक्टर तय कर दिया, मतलब एक फिक्स वैल्यू 1 1 1 1 1 की। जैसे कार्टेशियन सिस्टम देखते हो तो उसमें यूनिट्स होती है ना, 0 1 2 3 4, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक, जहाँ तक भी खींचना है। तो एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे तय कर दिया एक्स के डायरेक्शन में, जिसे बोल दिया आई कैप। ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। कैप मतलब उनका डायरेक्शन, एक्स की ओर है डायरेक्शन, तो एक यूनिट वेक्टर ऐसे मान लिया कि आई कैप एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे ही वाई के डायरेक्शन में मान लिया जे कैप, कैप मतलब डायरेक्शन उसका, एक यूनिट वेक्टर मान लिया जे कैप वाई के डायरेक्शन में। अब ये देखो, ये जो फोर्स थी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी थी, इसका एक्स कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, एक्स में जो भी फोर्स हो रही है उसका मैग्नीट्यूड है ये एफ कॉस थीटा, है ना। किस डायरेक्शन में है ये, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड है, तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में दोनों। देखो एफ कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर तय कर दिया, मतलब कुछ भी वैल्यू रखो तो मैग्नीट्यूड की, उसका वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा। तो तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड है और तुम्हारे पास एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि हमारे पास डायरेक्शन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। तो अब बताओ, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो क्या ये OA एक वेक्टर नहीं हुआ? ये OA एक वेक्टर नहीं हुआ, क्या हुआ? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी। OA था क्या? OA ये था कि एक्स कंपोनेंट क्या है इस फोर्स का, हमने निकाल दिया मैग्नीट्यूड क्या है, एफ कॉस थीटा। थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है। हमने तय यूनिट वेक्टर तय कर लिया डायरेक्शन बताने के लिए, आई कैप एक्स के एक्सिस पे। तो हमारे पास इसका डायरेक्शन है OA का, ये OA एक्स पे है और OA का जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप। तो तुम्हारे पास डायरेक्शन एक तो आ गया इसका OA का डायरेक्शन एक तो आ गया, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास था ही, अभी रामायण करके हमने निकाला मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यही दो चीजें तो चाहिए, यही दो चीजें तो चाहिए एक वेक्टर बनने को। वैसे वेक्टर की जो कंप्लीट डायरेक्शन होती है, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, वो होती है कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। नहीं तो अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है
ठीक है, और उसके पास वो है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो और पर वो ट्रायंगल रूल से ऐड नहीं होती, तो वो टेंजर क्वांटिटी होती है, वो आपके किताबों में मिलेगा नहीं, वो आप बीटेक जब करोगे तब आपको उसमें डिटेल में बताएंगे। टेंजर क्वांटिटी, जैसे करंट, करंट होती है टेंजर क्वांटिटी। यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ से निकल के 10 एम्पियर ही बनता है। ये स्केलर की तरह ऐड होते हैं, तो इसलिए ये टेंजर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर ये ओए की जो अब हम बात करें, तो ये ऐड हो सकता है ट्रायंगल रूल से, ठीक है, इसलिए हमने इसको वेक्टर बोल दिया। इसके पास ये डायरेक्शन भी आ गया, इसके पास मैग्नीट्यूड तो था ही, क्या था, एफ कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, हमने बोल दिया ओ एक वेक्टर है। वैसे ही ओ सी भी एक वेक्टर होगा। कैसे, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर था जे कैप, यूनिट वेक्टर का मतलब था डायरेक्शन, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो ओ सी भी एक वेक्टर होगा। ये समझ में आ गया। तो ओ ए भी एक वेक्टर, ओ सी भी एक वेक्टर। इसको और अच्छे से समझाएं, अगर इतना सब कॉन्सेप्ट समझ के हमने ये कहा कि जो फोर्स एफ थी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड यहाँ था, एफ कॉस थीटा, ये एंगल थीटा था, ये था एफ साइन थीटा, है ना। हमने फिर यूनिट वेक्टर भी निकाला आई कैप, हमने जे कैप भी एक वेक्टर निकाला, फिर हमने बोल दिया ओ सी भी एक वेक्टर है, ओ ए भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो है एफ कॉस थीटा, हमने वहां यूज किया था ट्रायंगल लॉ में, कुछ हमने ऐसा लिखा था 4 साइन थीटा लिखा था, और क्या लिखा 3 + 4 कॉस 60, या थीटा जो भी था, ये 60 लिया था जैसे, तो 3 + 4 कॉस 60 ऐसे लिखा था, वो इसलिए कंपोनेंट्स था। और ये कंपोनेंट्स एक्स वाई एक्सिस में कैसे भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल अगर है, जैसे वो जो ट्रायंगल लिया था इसमें बाहर था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाहर था, ये मतलब वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वेक्टर था बी वेक्टर, तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, मतलब इसका कुछ, और ये तिरछा, तो ये इसका कुछ भाग हॉरिजॉन्टल में, कुछ भाग वर्टिकल में। वो भाग कैसे निकालोगे, यहाँ थीटा एंगल है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा कर दो, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा कर दो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। ये हमने किया था वहां पे, जब वो दो वेक्टर्स के बीच का वो एंगल नहीं लिया था, 60 डिग्री लिया था, कुछ ऐसे लिया, 60 डिग्री लिया था, है ना। तो वहां पे वो नहीं हो पा रहा था, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग पा रहा था, हमने बाहर लिया था परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लेने का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये तिरछा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, कुछ भाग उसका हॉरिजॉन्टल में होगा, कुछ वर्टिकल में होगा, इसलिए वहां पे 4 साइन 60 और 3 + 4 कॉस 60 लिखा था, ठीक है। वो तो समझ में आ गया। यहाँ पे और क्या समझ में आ गया, ओ ए भी एक वेक्टर, ओ सी भी एक वेक्टर, जे कैप है यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, आई कैप है यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा। तो ओ ए भी वेक्टर, ओ सी भी वेक्टर, और ओ भी बीच से गया, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, नहीं, ओ सी वेक्टर क्या हो गया, ओ बी वेक्टर। ये दोनों है
इनका कुछ भाग, इसका नेट फोर्स का कुछ भाग इसमें, कुछ भाग इसमें, तो दोनों को प्लस करके ही तो ये एफ नेट आएगा। ये टकला पागल हो रहा है। ये देखो पैरेललोग्राम लॉ भी है ना अपने पास, उसमें अच्छे से समझोगे। ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, इनके बीच में से एक वेक्टर निकला, तो मैंने कहा इन दोनों का जो प्लस होगा वही वो भी वेक्टर होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसको कैसे हम ऐसा कह पा रहे हैं, अब इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ देखो। कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे ना, यूनिट वेक्टर भी समझ में आ गए होंगे। अब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। दो लॉ हैं अपने पास, अभी हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसको हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे, एक वेक्टर अगर ये है ए वेक्टर, फिर ये है बी वेक्टर, तो जो थर्ड साइड होगी वही इन दोनों का प्लस होगा सी वेक्टर या रिजल्टेंट, जो भी कहना है उसको। ये हमने किया था, इसकी हेड में इसका टेल मिलाते थे, और फिर ये जो रिजल्टेंट है इसकी टेल में इसका टेल और इसकी हेड में इसका हेड, ये करते थे, ट्रायंगल बनता था। अगर 90 डिग्री का ट्रायंगल है राइट एंगल वाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, नहीं है तो बाहर परपेंडिकुलर लगाओ, फिर उससे कंपोनेंट निकालो एक्स वाई, ये ऐसे ये परपेंडिकुलर करके ये निकाल लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, उससे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के सी वेक्टर निकाल लो। ये ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा था। एक हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ, कुछ नहीं है, सेम यही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेड और टेल जोड़ी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे टेल से टेल जोड़ने की बात को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, इसको तो भूल जाओ, मिटाई दो इसको। हेड और टेल मिलाते थे ट्रायंगल लॉ में। यहाँ कह रहा है इसकी दोनों की हेड मिला दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की दोनों की टेल मिला दो। कैसे मिलाओगे, इधर शिफ्ट कर दो, पैरेलल शिफ्टिंग हमें अलाउड होती है वेक्टर्स की। मतलब ये अगर है तो इसको यहाँ भी ले जा सकते हो, ऐसे का ऐसा उठा के नीचे भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, बस इसका डायरेक्शन ना बदले, ये देखना। तो इसकी टेल हमने इसकी टेल में जोड़ दी ऐसे, ये जोड़ दी। ठीक है, ये बी वेक्टर। अब क्या करो, पैरेललोग्राम लॉ में और क्या कहता है, अब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो। कैसे करोगे भाई, चार साइड होती हैं तो चार साइड बना दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, नेमिंग कर दो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब वो बोलता है कि जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, ये ए सी, यही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, मतलब यही इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो वेक्टर हमें प्राप्त हुआ उसका डायगोनल बताएगा। जैसे वहां पे थर्ड साइड बताती थी ना रिजल्टेंट को, सी वेक्टर को, इसको चलो सी वेक्टर बोल दें, सी वेक्टर। तो वहां पे थर्ड साइड ट्रायंगल लॉ में, ये ट्रायंगल लॉ थी, यहाँ पे जो थर्ड साइड थी वो रिजल्टेंट को बता रही थी। यहाँ पे लेकिन वो क्या है, जो डायगोनल होगा ना वो बताएगा सी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन। अब इसको कैसे निकालोगे, मान लो ये एंगल थीटा दिए रखा है, ठीक है, इसको कैसे निकालोगे। अब इसका क्या निकालना है हमें, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है पहली चीज, दूसरी चीज क्या निकालनी, वो निकालना, डायरेक्शन निकालना है इसका, है ना। डायरेक्शन हाँ मान लो, हाँ मान लो कि यहाँ पे हो सकता है ऊपर जाता हुआ सी की ओर, लेकिन एक्यूरेट अगर डायरेक्शन चाहिए तो इसका और ए बी के बीच में जो वो है एंगल अल्फा, वो बताएगा कि क्या है इसका डायरेक्शन। ठीक है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पर अगर 90 डिग्री है तो बात अलग है। वो कैसे बात अलग है अभी समझाता हूँ।
अगर 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल थीटा है, तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। सी से परपेंडिकुलर बाहर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो बीसी साइड एडी साइड के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि पैरेललोग्राम है, हमने अभी पैरेललोग्राम बताया। वो दिन गए, आप 10th क्लास में जो प्रूफ करते थे, प्रूफ दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, 9th में प्रूफ करते थे ये बताओ पैरेललोग्राम, वो दिन गए। अब आपको पैरेललोग्राम आप कैसा भी बना सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा कोई इसमें, ठीक है। तो एडी साइड बीसी साइड के पैरेलल है। क्यों पैरेलल? क्योंकि पैरेललोग्राम। तो थीटा एंगल जो यहाँ है वो यहाँ पे होगा। क्यों यहाँ पे होगा? क्योंकि ए बी लाइन जो है, इसको कुछ मान लें, क्योंकि ए बी लाइन जो है वो ट्रांसवर्स है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए थीटा, ठीक, बहुत बढ़िया। एडी साइड बीसी साइड के इक्वल होगी, एडी साइड बीसी साइड के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो एडी साइड क्या है? बी वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर को, तो बी मैग्नीट्यूड होगा इसका, वही इसकी लेंथ होगी। ये भी जैसे ए मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो यहाँ जो लेंथ है वो है बी मैग्नीट्यूड, ये इसके बराबर, तो ये भी मतलब बी मैग्नीट्यूड। ये परपेंडिकुलर है और इस पे परपेंडिकुलर है, ये पूरे इस पे ए वेक्टर पे सी ई। तो मुझे बताओ ये वर्टिकल हो जाएगा? अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये वर्टिकल है ना, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तिरछा बी वेक्टर का बी मैग्नीट्यूड इतना, तो मतलब कुछ मैग्नीट्यूड वर्टिकल में होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल में होगा। कैसे निकालेंगे? ये निकालना अगर हॉरिजॉन्टल का, तो ये निकाल देंगे, तो अपन बी कॉस थीटा, ये थीटा बेस की बात हो रही, तो बी कॉस थीटा। ये है वर्टिकल है, मतलब परपेंडिकुलर, तो बी साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब फिर से यहाँ ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। अब तक तो पता चल गया होगा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, तो फिर से ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हमारे पास दो चीजें आ गई ना, बी कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब इस पूरे बड़े ट्राइंगल को ले लो, ये परपेंडिकुलर आ गए, तो ए ई सी पूरे ट्राइंगल को ले लो। अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बस। ए ई सी पूरे इसको ले लो, बड़े वाले ट्राइंगल को, इसको, ये पूरे ट्राइंगल को ए ई सी। सी ई क्या है? परपेंडिकुलर है। सी ई की वैल्यू बी साइन थीटा अभी निकाली। ये जो लिखते हैं ना डंडी, मतलब मैग्नीट्यूड है, इसको ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। लो बी लिख दिया बस, बी साइन थीटा, तो भी चलेगा। लो बी साइन थीटा। ए ई क्या है? पूरा ए ई क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा। क्यों? ए बी प्लस बी तो पूरा ए ही है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ए सी क्या है? सी वेक्टर, या सी वेक्टर ना लिख के सी मैग्नीट्यूड लिखे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। हमें ये सी मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो सी स्क्वायर यहाँ जैसे करेंगे।
अब इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये एसी लाइन आ जाएगी। तो सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, है ना, इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम खोलो, स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर सी स्क्वायर। तो सी क्या आ जाएगा, या फिर अगर इसको और सिंप्लीफाई करना हो अगर, तो ये देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही वाली यहाँ पे हो रहा, सी बराबर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है ये, सी स्क्वायर की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई। फिर इससे सी निकाल देना, यहाँ अंडर रूट भेज देना, तो सी की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड। तो ट्रायंगल लॉ का यूज करके ही हमने पैरेललोग्राम की मदद से जो वो होगा रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। जो ट्रायंगल लॉ थी उसको अपन ने एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा था, 3 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, इस हिसाब से समझा था, है ना। इसमें हमने डेरिवेशन के तौर पे आप इसको देख सकते हो, जो फॉर्मूला है इसका आएगा ना सी का, वो ऐसे अंडर रूट भेज के इसके सी की वैल्यू आ जाएगी, तो वो सी की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको जो है ट्रायंगल लॉ की मदद से हमने सॉल्व किया, इसको डेरिवेशन के फॉर्म में हमने सॉल्व किया, और उस ट्रायंगल लॉ में हमने रियल लाइफ नंबर्स लिए, 4 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें डायरेक्शन चाहिए, ये तुमने मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लोगे, अब तुम्हें डायरेक्शन चाहिए इसका सी वेक्टर का, तो वही अल्फा एंगल जितना ज़्यादा ऊपर होगा ए बी वेक्टर से, वही उसका डायरेक्शन होगा। तो कैसे निकालोगे, टेन अल्फा कर दो इसमें, इसी में ये है ना अल्फा एंगल, इसमें आ तो रहा है बड़े वाले ट्रायंगल, तो टेन अल्फा कर दो, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, इससे कंपेयर करना अल्फा की वैल्यू जो होगी डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमने कही, तो है ये ट्रायंगल लॉ ही, है ये ट्रायंगल लॉ ही, लेकिन इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से, जैसे वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स में क्या करते थे अपन, वहाँ हेड से टेल मिला देते दो वेक्टर्स के, जो थर्ड साइड होती थी ट्रायंगल की, वो होती थी रिजल्टेंट होती थी, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों की टेल से टेल मिला दी है, दोनों की टेल से टेल मिला रही है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। फिर हमने बोला इसको कंप्लीट करो पैरेललोग्राम को, तो जो डायगोनल होगा इसी वो बताएगा कि सी वेक्टर, मतलब इनका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका एडिशन का जो वेक्टर निकल के आया वो होगा सी वेक्टर, ठीक है। इसको नोट कर लो। कर लिया होगा। डिफरेंस देख पा रहे हो तुम,
ट्राइंगल लॉ में हम क्या करते थे, ए वेक्टर है अगर तो बी वेक्टर की टेल जोड़ देते थे ए वेक्टर के हेड से, ये करते थे। पैरेललोग्राम लॉ में क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर है अगर तो बी वेक्टर की टेल और इसकी टेल दोनों को जोड़ देते थे, बीच में एंगल बनता था थीटा। और तो जो फिर इसका जो पैरेललोग्राम बनता था जो भी उसका जो डायगोनल होगा वो सी वेक्टर बताएगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये डिफरेंस था बस, इसमें आंसर दोनों से सेम आना है, ठीक है। अब उस बात पे वापस आते हैं, रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने जो देखा था, जैसे फोर्स का एग्जांपल लिया था किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, है ना। हमने कुछ कंपोनेंट निकाले थे, ये थीटा एंगल अगर है तो एफ कॉस थीटा, यहाँ निकाला था एफ साइन थीटा। ये जे कैप, जे यूनिट वेक्टर, ये क्या कौन सा आई कैप, मतलब डायरेक्शन भी है और ये भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो मतलब ये भी एक वेक्टर हुआ ओ ए, इस एक्स की डायरेक्शन में, ये तो है ही। ओ बी भी एक वेक्टर, तो ये देख रहे हो ओ ए वेक्टर हुआ एक एक्स के डायरेक्शन में, क्यों हुआ अभी समझाया। ओ बी वेक्टर भी एक वेक्टर हुआ इसके डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। और ओ सी वेक्टर बीच में से जा रहा, समझना ध्यान से। ओ ए वेक्टर एक वेक्टर हुआ एक्स एक्सिस के अराउंड में, क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। और ओ बी वेक्टर भी एक वेक्टर हुआ वाई एक्सिस के अराउंड में, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर से, बीच में से ओ सी वेक्टर है। अच्छा, मैंने बोला ओ सी वेक्टर जो होगा, जो ये होगा एफ वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर होगा। तो एफ वेक्टर है ये ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर होगा, ऐसा मैंने कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम लग रहा, कैसे लग रहा, ये एक वेक्टर जा रहा, ये इसका हेड, ये इसका हेड, दोनों की टेल मिली, बीच में से एक डायगोनल खींचा हमने, एक पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, यहाँ 90 डिग्री है अगर, ठीक है। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये डायगोनल हुआ, तो मतलब ओ ए प्लस ओ बी अगर आप करोगे वेक्टर मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो एफ वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सीधा सा हम रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जब कंपोनेंट्स हम निकालते हैं तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है तो इसमें हमने निकाल दिया ओ ए वेक्टर, नहीं क्या है ये ए सी बराबर ओ बी एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, ये तो हमने कंपोनेंट्स निकाल ही लिए थे, है ना। फिर आई जे यूनिट वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं एफ वेक्टर को, एफ वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर है, क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ लग रहा। ओ ए वेक्टर क्या है, एफ कॉस थीटा इन आई कैप डायरेक्शन, ओ बी क्या है, एफ साइन थीटा अलोंग जे डायरेक्शन, ठीक है। क्यों ऐसे लिखा है इसको यूनिट वेक्टर और एफ कॉस थीटा, क्योंकि कोई भी अगर वेक्टर है ए, उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, और एक उसका डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए मतलब उसका यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है तो मतलब इसका एक ही काम है डायरेक्शन बताना। तो ये वेक्टर को ऐसे लिख दिया एफ कॉस थीटा इन आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन और एफ साइन थीटा इन जे डायरेक्शन, इन्हीं दो वेक्टर्स के मेल से एफ वेक्टर बना। पर इसको सीधा सीधा मेल नहीं कर सकते, इसको पैरेललोग्राम लॉ से आप मेल करेंगे तो ये आपको यही मिलेगा। इससे बात साबित होती है कि अगर कोई तिरछे में कोई वेक्टर है तो उसका कुछ भाग हॉरिजॉन्टल में होगा, कुछ भाग वर्टिकल में होगा। थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा तो आपको मदद करेगा। तो आज की कक्षा हम करते हैं समाप्त। ये आपने लिख लिया होगा,
अगर नोट करने लायक बातें लगी होंगी तो आपने कर ली होंगी। पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। तो अगले लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 3 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। क्या देखेंगे उसमें कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, एक होता है डॉट प्रोडक्ट तो वो स्केलर वैल्यू देता है, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट तो वो वेक्टर वैल्यू देता है। वो कैसे देता है वो लेक्चर नंबर 3 में समझेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक ही लेक्चर में इसको कवर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार।